अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे इस वक्त जो सारी करंट डेवलपमेंट हो रही है जो पॉलिटिकल सिनेरियो पर, उसके हवाले से सूरत हाल काफ़ी गंभीर बाजुकात महसूस होती है और बाजुकात लगता है कि हालात कुछ बेहतर हैं, लेकिन अभी चूँकि एक आप ये कह सकते हैं डेवलपिंग स्टोरी है। हर एक आधे घंटे एक घंटे के बाद जो है वो सूरत हाल तब्दील हो जाती है, मेल मुलाकातें भी हो रही हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको नाकाम किया जाए, जबकि अपोजिशन भी जो है वो इस वक्त पूरी तैयारी के साथ नज़र आ रही है और जो गवर्नमेंट के अरकान हैं उनको भी अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है और उसके साथ साथ जो हमारे जो मुत्तहद जमातें हैं उनको भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र भी की जा रही हैं। सिचुएशन किसके लिए ज़्यादा संजीदा है? क्या दोनों तरफ जो है इस वक्त जो दावे किए जा रहे हैं बहुत एतमाद भी शो किया जा रहा है, किसका एतमाद जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा बेहतर होगा या कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड होगा और दूसरी तरफ की सिचुएशन ख़राब होगी, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो आज की ताज़ा तरीन मुलाकातें हैं उसमें काफ लीग के हवाले से ये बताया जा रहा है, जब तारिक बशीर चीमा साहब और मोहन सलाई से मुलाकात हुई, असद उमर साहब की, परवेज़ खटक साहब की, तो उसके बाद मीडिया पर खबरें आई कि शायद वो मुलाकात जो है वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट हमें लॉलीपॉप दे रही है पंजाब के वज़ीर आला के हवाले से। और उसके बाद फिर फवाद चौधरी साहब की और फ़ारूक हबीब साहब की उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा कि सिचुएशन कुछ बेहतर है, लेकिन पंजाब का मामला ये है कि एक अनार और 100 बीमार। तो बहरहाल उन्हें ये कहा गया है कि अदम एतमाद की तहरीक के बाद जो है वो पंजाब के मसाइल को हल किया जाएगा। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अलीम खान साहब जो हैं उनकी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, मुबैना तौर पर जो इस वक्त इत्तलात आ रही हैं और मीडिया हमें बता रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि बुध के रोज़ चूँकि उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है और उससे पहले जब वो पाकिस्तान में थे जाने से एक दिन पहले शहबाज शरीफ साहब से भी उनकी मुलाकात हुई थी और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं इनके आपस में मेल मुलाकात का। तो अब सिनेरियो की तरफ जा रहा है। इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े पुरएतमाद दिखाई देते हैं और उनका कहना ये है कि हम सारी चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे और उसके बाद फिर ये देखें कि मैं इनके साथ क्या करूँगा। एक और कानूनी नुक्ता बहुत अहम है जिस पर इस वक्त बड़ी डिबेट हो रही है कि 63(1)A के तहत ये बताया जा रहा है कि स्पीकर जो है वोटिंग से पहले कार्रवाई कर सकते हैं उन लोगों के लिए, उन अरकान के लिए जिनके लिए पार्टी लीडर ये कहे कि ये मुनहरिफ हो गए हैं। तो क्या वाकई उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, उन्हें वोटिंग से रोका जा सकता है? ये एक बड़ा अहम नुक्ता है जिसको अपोजिशन जो है वो कह रही है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन गवर्नमेंट के जो अरकान है, फवाद चौधरी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है। अब असल हकीकत क्या है इस पर हम बात करेंगे। मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसो। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। जी, और इनके साथ वाया जूम इस वक्त मुझे ज्वाइन करेंगे हुमायूं खान साहब, तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब आपका भी, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। बैरिस्टर साहब आपसे आगाज़ कर लेती हूँ, मुझे ये ज़रा सिचुएशन बता दीजिएगा कि फवाद चौधरी साहब जो है वो बार बार बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 63A जो आइन जो आर्टिकल है इसके 3 शिक्के हैं, 1, 2 और 3, और तीनों की वो डिटेल भी बार बार बता रहे हैं और वो कहते हैं कि 63A(1) के तहत गालिबन या 2 के तहत जो है वो स्पीकर जो है जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको रोक सकते हैं अगर जो पार्टी का लीडर है वो उनको बताए, उनको कहे कि ये लोग पार्टी छोड़ चुके हैं या पार्टी से मुनहरिफ हो चुके हैं, तो उनको वोट कास्ट करने से रोका जा सकता है। इज दिस ट्रू? देखिए जी, इस सवाल के जवाब देने से पहले ये इम्पोर्टेंट है कि जो डिबेट इस वक्त हो रही है उसको थोड़ा सा हम उसका जो आई वुड से मोशन है वो सेट कर लें। और मोशन डिबेट का ये है कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ है बाय द ऑपोजिशन, और उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को जब मूव किया गया है तो उनका क्लेम ये है कि हमारे पास नंबर मौजूद हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दिए जो कि एक आईनी प्रोविजन के तहत हुआ है। अब आइन में ही एक प्रोविजन 63A है, तो 1 के तहत आगे 3 शिके हैं जिसमें कि वो एब्सटेन करे या वोट्स ना करे और पार्टी हेड की मर्जी के बगैर अगर उनकी डायरेक्शन के मुनाफी, अगर पार्टी हेड डायरेक्शन देता है तो उसके मुनाफी वो मनी बिल में या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस में वोट करे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक तरह की आप समझ लें कि इन 2 प्रोविजन की आपस में डिस्कशन है। अब 63A(1) पे इससे पहले कोई ऐसी नवीद जिसको हम कानूनी नवीद या प्रेसिडेंट कहते हैं वो डायरेक्टली सिचुएशन पर अवेलेबल नहीं है। दी ओनली केस अवेलेबल इज आयशा बुटलेगी's केस। अब इसके अंदर जो मामला इस वक्त समझ आ रहा है 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है जो कि प्रिडोमिनेंटली लोग बोल रहे हैं, वो ये कहता है कि जब तक आप वोट नहीं करते तब तक ये नहीं पता लगता कि आप डिफेक्ट किए हैं या नहीं किए, और जो पार्टी का हेड है वो आपके खिलाफ एक डिक्लेरेशन दे के आपको शो कॉज नोटिस देने के बाद फिर उस केस को
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भिजवाएगा और फिर वो आपको डील करेंगे। एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो कि गवर्नमेंट का स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहते हैं कि जब 2002 के कानून में भी ये शिक मौजूद थी डिफेक्शन, 18वीं तरमीम जब आई तो उसके अंदर स्पेसिफिकली इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाया गया कि हमने आज से हॉर्स ट्रेडिंग, बाइंग सेलिंग ऑफ एमएनएज एमपीएस खत्म करनी है। देयरफॉर प्रेस आर्टिकल 60A के अंदर डाला गया है 10 उनके मुताबिक इसकी रीडिंग जो है वो प्रिवेंटिव इन नेचर है, प्यूनिटिव नहीं है। मतलब कि ये रोकती है, ये एक स्पेसिफिक है जो रिस्ट्रेन करती है कि ये काम नहीं होगा, और इसके बरक्स ये नहीं कि उसकी सजा मिल जाए। और ये स्कूल ऑफ थॉट के लोग जिसमें चौधरी फवाद साहब उसको लीड कर रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट, वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 63A के तहत जब कोई शख्स डिफेक्ट करेगा और वोट करना चाहेगा तो स्पीकर के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो उसका वोट काउंट नहीं करेगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा और उस वोट को आर्टिकल 63A की रूह में ये कहेगा कि ये वोट जो है ये डिफेक्टेड है, देयरफॉर इट हैज नॉट बीन डन, और उसका आगे प्रोसेस डिस्कस करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज देगा। ये तो है जी जो स्पीकर की है। तब एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि स्पीकर का जो इख्तियार है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वो 3, 4, 5 इख्तियारात हैं, जो मोटे मोटे इख्तियारात जिसकी बात जिक्र करना है उसमें ये है एक इख्तियार है टू पास रूलिंग, लेकिन उसके लिए भी 2 बातें हैं आगे। क्या उसके पास कोई क्वेश्चन है जिससे वो रूलिंग देगा, और इन मेंबर्स का जब वो वोट डिस्कार्ड करेगा तो क्या वो इस नेचर की रूलिंग दे सकता है या नहीं दे सकता। ये वो मामले हैं जो अगर स्पीकर कर भी देते हैं तो अदालत में चैलेंज होकर और वहां जाके सेटल होगी। ये इस सारी डिबेट का जो मेनली क्रक्स है, मैंने आपको दोनों साइड्स का बता दिया और बता दिया कि हुकूमत इस चीज को प्रोपिगेट कर रहे हैं। ठीक है, हमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमायूं साहब, इस वक्त की सारी सिचुएशन को अगर पॉलिटिकली आप जिस तरह से देख रहे हैं, कैसे एनालाइज करते हैं? कितनी गंभीर इस वक्त सूरत हाल है और किसके लिए ज़्यादा ख़तरा है इस वक्त जो सब कुछ हो रहा है? वज़ीर आज़म साहब बड़े पुरअतमाद नज़र आते हैं और बल्कि हुकूमती जो सारे अरकान हैं वो भी ये कहते हैं कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, और फवाद साहब आज भी बात कर रहे थे कि अपने 12 लोगों को आप फिर ढूंढते फिरिएगा कि वो कहाँ चले गए, तो हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, जबकि अपोजिशन भी यही दावा कर रही है कि नंबर्स हमारे भी पूरे हैं। मेरा ख्याल है जी नंबर्स का जो अभी तक ये पता तो उस वक्त चलेगा जब वोटिंग होगी। एग्जैक्टली। और अगर अपोजिशन जो है वो एक 172 वोट्स तक बंदे ले आती है तो तब वो उसकी जो है हकीकत सामने आएगी। लेकिन जो अभी तक गवर्नमेंट के नंबर्स हैं, गवर्नमेंट के इत्तेहादियों के जो नंबर है वो मिला के देखें तो वो 179 प्लस बनते हैं। और जिस तरह फवाद साहब ने जो है मुख्तलिफ मौकों पे कहा, और बाकी भी गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास शायद 4 से 5 और मेंबरान्स भी हैं जो इस साइड पे आ जाएंगे। तो इन नंबर्स का फर्क तो जो है उसी वक्त वाज़ेह होगा जिस दिन जो है स्पीकर इसको समन करेंगे और फिर इसके ऊपर डिबेट होगी और फिर इसके ऊपर वोटिंग स्टार्ट होगी। लेकिन जो गवर्नमेंट की पोस्चर से लग रहा है, गवर्नमेंट के बयानात से लग रहा है, तो वो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो देर में तकरीर की उसमें भी बड़े वो खुल के वो बोले, बाकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी बोल रहे हैं। अभी जिस तरह बैरिस्टर साहब ने बात की, मैं थोड़ा सा उस पर आना चाहूंगा। जी जी। ऑल्दो ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और वो बेहतर समझते हैं, बीइंग ऑफिसर ऑफ द लॉ, वो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि कितने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो शिक मौजूद है जिसका ये जिक्र कर रहे थे 63A वाली 1 वाली, तो अगर देखा जाए तो जो पार्टी के मेंबरान है अगर वो पार्टी के खिलाफ जाते हैं तो क्या इसको उस मौके तक ले जाना देना चाहिए कि जी पहले वो वोट करने, वो जो डैमेज करना चाहेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीज लिखी है वो, उसके बाद फिर जो है इलेक्शन कमीशन के बाद स्पीकर उसको भेजेंगे, फिर वो अदालतों में जाएगा, और जो एक प्रोसेस फौरी तौर पे हो जाना चाहिए वो उसको अभी रोकना चाहिए। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ये उसको वोटिंग से पहले रोकना ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि ये सब कुछ करने के बाद फिर जो है लीगल जो प्रोसीडिंग है उसको जो है 6, 7, 8 महीने पूरी जो पाकिस्तानी टैक्स पेयर का मनी है वो जाया करके वो इसी नतीजे पे आएंगे कि ये इनकी वोट जो है काबिल कबूल नहीं थी। तो देखना उस सेंस में चाहिए कि कानून वो गलती कर लेनी चाहिए। अब इसको गलती मैं पॉलिटिकल सेंस में कह रहा हूँ क्योंकि कानून के अंदर ये जगह है कि आप अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते। तो या तो इस लॉ को भी चेंज करना चाहिए कि जी जो मेंबरान है वो जा सकते हैं अगर कोई ऐसा मौका आए, तो उसके अंदर तो फिर लेजिस्लेशन होनी चाहिए, फिर वो सारी पार्टीज मिलकर करेंगी। लेकिन चूंकि ये लेजिस्लेशन नहीं है इस वक्त तक, तो मेरा ख्याल है इसका फैसला इसी वक्त हो जाना चाहिए कि अगर आप अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और वो पहले होना चाहिए, बजाय इसके कि उसके ऊपर भी हम साल लगा दें और बैठे रहे इसी तरह हम तबसरे करते रहें और सारी जो है आवाम 6 महीने देखती रहे जजेस की तरफ कि वो क्या फैसला देंगे।
ठीक है। अच्छा, मुझे बैरिस्टर साहब की तरफ में आऊंगी। ये जो सवाल हुमायूं साहब ने कहा है कि पहले उनको रोक लेना चाहिए या फिर हमें इंतजार करना चाहिए। एतजाज हसन साहब की गुफ्तगू में सुन रही थी, उन्होंने कहा कि ये उनका कानूनी हक है, आईनी हक है, आप किसी को वोट देने से रोक नहीं सकते हैं। लेकिन इस तरह से सूरत हाल काफी मुश्किल हो जाती है। बैरिस्टर साहब, एक 20 अप्रैल 2009 को जो सेनेट में सेनेटर वसीम सज्जाद की जानिब से आइन के आर्टिकल 63A के हवाले से भी एक तरमीमी बिल पेश किया गया था, जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने की बात की गई थी। आप ज्यादा बेहतर तरीके से इसको सारे मामले को समझते हैं, और उसमें भी यही कहा गया था कि जल्दी इसका जो है फैसला किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में चले जाए। लेकिन इस वक्त प्रोविजन क्या है? क्या कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर आप रोक सकते हैं, या एक मरतबा जब वोट कास्ट हो जाएगा उसके बाद सारे जो मराहिल है उनसे गुजरा जाएगा? जिस तरह से हुमायूं साहब कह रहे हैं कि 6 महीने का भी अगर टाइम लग जाता है तो वो फिर काफी लंबा चौड़ा प्रोसीजर होगा। लेकिन जो हुमायूं साहब बात करते हैं ना, वो बात जो है वो एक लेमैन जो है, एक आम आदमी की जुबान है, और वो बहुत सारी इस वक्त सरगर्म है जो लोगों का इंटरप्रिटेशन है ऑन दिस पॉइंट। जो हमारे जुरिस्ट हैं पाकिस्तान में, जिसमें एतजाज हसन साहब पाकिस्तान के बहुत ही मायनाज वकील हैं, वो ये बात कहते हैं कि किसी शख्स को उसका राइट टू वोट जो है वो आप किसी भी सिचुएशन में रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। मेरी आज अख्तर और साहब से भी बात हुई, थोड़ा सा उनसे मुझे मौका मिला इसको डिस्कस करने का। उनका एक पॉइंट इससे भी ज्यादा अगला था। वो ये कह रहे थे कि उनके नजदीक आइन के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो उसकी तो बंदिश है, बट किसी शख्स को अपनी पार्टी हेड के खिलाफ वोट करने से रोकने की बंदिश नहीं है। डिफेक्शन की बंदिश है, और वो डिफेक्शन की बंदिश पर उसकी सजा आगे मुख्तलिफ है, जो कि प्यूनिटिव है। वो ये कहते हैं कि आइन इजाजत देता है एक शख्स को कि वो अपने किसी भी पार्टी हेड के खिलाफ वोट कर दे। जब वो वोट हो जाए तो उसकी सजा जो है वो ही आइन साथ मुख्तलिफ करता है। ये अख्तर और साहब एतजाज हसन साहब और इस तरह के सीनियर उस्ताद का व्यू है। और साथ साथ वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 63A के तहत 4-5 प्री रेक्विजिट्स हैं जो आपने पूरी करनी है, जिनमें से सबसे पहले कि एक वोट होना जरूरी है। वोट होने के बाद पार्टी लीडर का उस शख्स को जिस पे उनको एतराज है, जिसने वोट किया है या डिफेक्ट किया है अपेरेंटली, उसको शो कॉज नोटिस दे के उससे एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है। फिर उस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई होकर एक डिक्लेरेशन देना जरूरी है कि इसने डिफेक्ट किया है, और फिर उस मामले को इलेक्शन कमीशन में भिजवाना, और इलेक्शन कमीशन भी ये तमाम प्रोसीजर रिपीट करेगा, उसको मौका देगा, दोनों साइड को सुनेगा, और वंस इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाइड हो तो वो ये कहेगा कि ठीक है ये मेंबर जो है डिफेक्टेड है और उसको डिसीट कर दे। ये वो प्रेडोमिनेंट व्यू है। लेकिन जो बात कर रहे हैं हुमायूं साहब की, जिसपे मैंने कहा कि हमारे बहुत सारे जुरिस्ट उस तरफ सोच रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आइन की जो बंदिश है वो बड़ी क्लियर है 63A की फॉर्म में, कि जब वो एक्सप्रेसली आइन के अंदर आ गया है तो उसका मकसद बुनियादी तौर पर फ्लोर क्रॉसिंग को रोकना है, उसका मकसद बुनियादी तौर पर मेंबरान को बिकने से रोकना है। तो अगर आप उनको सिर्फ सजा ही देंगे और आगे से ये बात नहीं करेंगे उनके साथ, और आप कोशिश करते हैं कि उनको उसकी कोई प्यूनिटिव एक्शन ही लेते हैं और उनको आइन के मुताबिक रोका नहीं जाता, तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज पॉइंटलेस है। ये क्या बात हुई कि एक शख्स वोट भी कर ले, उसका नुकसान ये हो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चली जाए, नो कॉन्फिडेंस हो जाए, प्राइम मिनिस्टर चला जाए और नो कॉन्फिडेंस हो जाए, और कल को आप उसको सजा कर दें, और सजा देने के बाद आप कहें कि ठीक है यार आप इलेक्शन ना लड़ सकते। बट ये आइन की इंटरप्रिटेशन है जो मैं समझता हूँ इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जरूर जाएगा, और सबसे पहले मेरे नजदीक स्पीकर रूलिंग देंगे। ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ अपनी नाकिस कानूनी राय के मुताबिक, स्पीकर एक प्रेडिक्शन वो रूलिंग देंगे, और वो ये कहेंगे कि फलां मेंबर जो है दे अपीयर टू हैव डिफेक्टेड, और जब वो डिफेक्शन की रूलिंग दे देंगे तो वो वोट्स डिस्कार्ड किए जाएंगे अगर कोई शख्स डिफेक्ट करता है, और फिर उस रूलिंग को ऑपोजिशन चैलेंज करेगी इन दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट, जहां पर जो समझते हैं। और स्पीकर की रूलिंग के ऊपर मुतअद्दिद फैसले हैं तो पाकिस्तान में ये होल्ड करते हैं कि स्पीकर रूलिंग जो है वो फाइनल है, एंड इट कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन मैं आगे ये समझता हूँ कि अदालत मजीद उसमें इजाजत देगी उसको देखने की, और वो कहेगी कि ये नेचर ऑफ रूलिंग ऐसी है कि इसको हम देख सकते हैं, और इवेंचुअली फिर अदालत क्या फैसला करती है वो इन दोनों इंटरप्रिटेशन को चूज करेगी और कहेगी कि ये इंटरप्रिटेशन आइन की मंशा है, ये इंटरप्रिटेशन आइन का इंटेंट है जब 18वीं तरमीम आई गई थी, लिहाजा ये वोट जो है ये एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ, ये बात फिर तब सेटल होगी। अच्छा, एक तो बैरिस्टर साहब जरा थोड़ी सी अपनी लोकेशन चेंज कर लें ताकि मैं आपको ज्यादा बेहतर तरीके से सुन पाऊं। दूसरा मुझे ये बताएं, ये जो प्रोसीजर आप बता रहे हैं इसमें कितना टाइम लगता है? देखिए, अगर तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसीजर को समझना चाह रहे हैं
कि उस प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है कि स्पीकर डिस्कार्ड कर देते हैं वोट, वो तो देर एंड देन हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद उसको चैलेंज करके वो फिर अदालत मजाज पर डिपेंड करता है वो कितना टाइम देती है डिसाइड करने में। बट 5-6 महीने कहीं नहीं गए और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट का जो टेन्योर है वो पूरा हो जाएगा। बाय दैट टाइम अगर फैसला आता भी है उस फैसले की मेरा नहीं ख्याल कोई वो वैल्यू होगी जो अगर आज ही नो कॉन्फिडेंस एक्सेप्ट हो जाए। लेकिन साथ साथ हम ये भी हमें सोचना होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का सिर्फ गवर्नमेंट को डिसलॉज करना या प्राइम मिनिस्टर को डिसलॉज करना नहीं है, गवर्नमेंट को वीक करना भी है। और हमारे जो वज़ीर के और जो प्राइम मिनिस्टर साहब के बयानात हैं उनसे ये जरूर नजर आता है कि दे आर वरीड एंड ऑफ कोर्स हर इलेक्टेड गवर्नमेंट वरीड होगी। सो यस, ऑपोजिशन टू एन एक्सटेंट इन डिसलॉजिंग द प्राइम मिनिस्टर इमोशनली या उस तरह वो काफी हद तक सक्सेसफुल होती हुई नजर भी आ रही है। लेकिन क्या वो उनको रिमूव करवा पाएगी, वो एक $1 बिलियन क्वेश्चन है जो मैं समझता हूँ कि अदालतों में ही डिसाइड होगा। और मैं तो हमेशा ये देर से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जितने बुनियादी सवालात हैं पॉलिटिकल, वो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि अब अदालतों के लॉन्च में डिसाइड हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉन्च में डिसाइड हो रहे हैं, अदालतों में डिसाइड हो रहे हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है, हुमायूं खान साहब आपने जवाब सुन लिया बैरिस्टर साहब का। एक लंबा प्रोसीजर भी है, टाइम भी इसमें लगेगा, जो सारी चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं। पॉलिटिकली अगर देखें जो इस वक्त मूव हो रही है, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? काफली के हवाले से जो आज चीज़ें सामने आई हैं, अभी तक उन्होंने या किसी अगर MQM की बात करूँ या बाकी जो सियासी इत्तेहादी जमातें हैं, किसी ने खुलकर नहीं कहा है या किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है जिसमें वो ये बताएं कि वो किसकी तरफ जा रहे हैं। यकीन दहानियाँ तो यकीनन वो करवाई भी जा रही हैं, लेकिन अभी भी 24 घंटे से 48 घंटे तक का टाइम मांगा जा रहा है कि इसमें चीज़ें क्लियर होंगी, फिर हम बताएंगे। इसका मतलब है टाइम गेन करने की कोशिश की जा रही है, जो डिमांड्स रखी जा रही हैं अपोजिशन के सामने या गवर्नमेंट के सामने, उसका इंतज़ार किया जा रहा है कि किस हद तक जो है वो पूरी हो सकती हैं। प्लस ये भी कि दोनों तरफ से जो हुकूमत है उसके पास बहुत कुछ होता है ऑफर करने के लिए। इस सारी सिचुएशन में जो है पलड़ा हुकूमत का थोड़ा सा भारी इस सेंस में नजर आता है। मेरा ख्याल है ये एक तो जमहूरियत के अंदर ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जिस तरह बहुत से लोग कहते हैं जमहूरियत का हुस्न भी है कि आप जो है डिसएग्री करते हैं अपनी इत्तेहादियों से, गवर्नमेंट के लोगों से। अपोजिशन के पास राइट है कि वो प्रोटेस्ट करे, उनके पास ये भी राइट है कि वो जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए। लेकिन हम पिछले जो 3 सालों से देख रहे हैं, बल्कि साढ़े 3 साल होने हैं और 1.5 साल रह गया इस गवर्नमेंट का, तो अगर तो अपोजिशन को, मैं अब एक पॉलिटिकल जो है वो स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ कि अगर अपोजिशन को इस गवर्नमेंट से एतराज है तो उन एतराजात का जो एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट, लोगों ने इनको 5 साल के लिए इलेक्ट किया है, एक तो ये है कि इनको वो 5 साल देने चाहिए और फिर उनकी परफॉर्मेंस को उसके ऊपर रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, ऐसे वो कौन से इकदाम हो गए हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट फौरी तौर पे चाह रही है कि गवर्नमेंट का जो उसका ट्रस्ट है वो खत्म हो गया लोगों की उस वोट का, और फौरी तौर पर इनको निकाला जाए और फिर जो है 1.5 साल की एक नई हुकूमत ले आए। इस वक्त इंटरनेशनल हालात जो है पूरी दुनिया में अगर आप देखे जाएं, यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस को ले लें, अफगानिस्तान आपके नेक्स्ट डोर नेबर है, उसके हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं और बहुत सारे मामला हो रहे हैं, डॉलर और गैस की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। तो आप अपोजिशन, मुझे इस पॉलिटिकल गिमिक्री की कोई उनकी लॉजिक समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या चाह रहे हैं, वो किस तरह इन मामलात को स्टेबल करना चाहेंगे। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना शायद उनका जमहूरी हक है, लेकिन एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर अगर मैं देखूं तो ये एक बड़ा गलत टाइम है जिसपे गवर्नमेंट जो है वो 3-3.5 साल लगा चुकी है और उसके ऊपर अब इस तरह का प्रेशर डालना। और फिर उनके इत्तेहादी जो है, जिस तरह आप कह रही थी कि वाकई है उनके पास भी इख्तियारात है और गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ होता है ऑफर करने के लिए, तो मेरा ख्याल है इत्तेहादी भी शायद यही कोशिश कर रहे हैं कि शायद कुछ और अपना देख लें। अब चूंकि इलेक्शन साल शुरू होने वाला है नेक्स्ट ईयर से, तो वो प्रिपरेशन भी उनकी तैयार है, लोगों के सामने उन्होंने वापस जाना है, तो अपनी पोस्टरिंग कर रहे हैं। एक और सवाल मैं शायद अहमद साहब से ये पूछना भी चाहूंगा डिस्कशन के साथ, पॉइंट ऑफ व्यू कि अभी तक इसका तरीका तयन नहीं हुआ। स्पीकर जो है उन्होंने आज जो स्पीकर चेयरमैन सेनेट है उनसे भी कोई मशवरा किया है कि जब ये होगी इसके ऊपर राय दी जाएगी कॉन्फ्रेंस के ऊपर, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, क्या हुकूमती अरकान का वहां पे आना जरूरी है या सिर्फ अपोजिशन जो है उसको अपनी स्ट्रेंथ वहां पे लेके आनी है। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है अभी तक कोई जो है परमानेंट राय नहीं आई। अहमद साहब इसके ऊपर कुछ कमेंट दे सकते हैं? ठीक है, कल वैसे फवाद साहब इस हवाले से कह रहे थे कि हमारे लोगों को तो जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने तो वोट नहीं करना है ना, तो अपोजिशन का अब ये काम है कि वो 172 अरकान पूरा करें। लेकिन बैरिस्टर साहब आप अपनी ओपिनियन दे दीजिएगा इसके ऊपर।
देखिए जी, इसका जो जवाब है वो भी हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा हुआ है। इसका जवाब जो नेशनल असेंबली रूल्स हैं उसमें दिया हुआ है, और वो तरीकाकार आइन में भी मौजूद है। वो बड़ा सिंपल है कि स्पीकर नेशनल असेंबली जो है कस्टोडियन ऑफ द हाउस में आते हैं। सबसे पहले बेल्स बजती हैं, जिसके बाद जो है जितने मेंबरान चेंबर्स में होते हैं वो उठ के आके लॉबी की पिछली साइड पर आ जाते हैं, और फिर उस गैलरी के अंदर से गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रहे हैं वो एक तरफ चले जाते हैं, दूसरे जो है वो एक तरफ चले जाते हैं। ओके। वहां पे टेलर्स खड़े होते हैं, टेलर्स जो काउंट करते हैं, वो काउंटिंग करते हैं वोट की। उन वोट्स की प्रेपरेशन होती है। उन वोट्स को प्रिपेयर करने के बाद वो वोट का फाइनल करके जो टोटल है वो सबमिट कर दिया जाता है टू द स्पीकर, और जो आइन में वर्ड इस्तेमाल हुए हैं वो है फॉर अनाउंसमेंट ऑफ ओके। दैट डिसीजन। सो स्पीकर मेयरली हैज टू अनाउंस दैट डिसीजन। अब उस अनाउंसमेंट के अंदर स्पीकर अपना इख्तियार कैसे इस्तेमाल करता है, उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है जो कि अजहर सदीक केस है, बड़ा मशहूर। और वो अपेरेंटली वो हमारे क्या कहते हैं 2012 का केस है, जिसके अंदर ये कहा गया था कि स्पीकर का रोल जो है वो सिर्फ पोस्ट ऑफिस का रोल नहीं है कि एक चीज आई और उसने कर दी। वो अपना माइंड अप्लाई कर सकता है, और कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कर सकता है। तो यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट सवाल आएगा कि स्पीकर साहब उस टाइम पर ये कह सकते हैं, अगर हमारे जो पार्टी के लोग हैं वो आ जाते हैं, गवर्नमेंट के लोग वो आके कहते हैं वोट गलत कर देते, तो फिर स्पीकर अपना वो इख्तियार शायद करें जो कि कुछ लोगों के मुताबिक उनके पास है, कुछ कहते नहीं है, और वहां रूलिंग दे दें कि इन 10 मेंबरान, इन 20 मेंबरान, ये जितने भी हैं ये डिफेक्ट कर चुके हैं, देयरफॉर इनके वोट्स को मैं डिस्कार्ड करता हूँ। ये वो पिनकल है डिस्कशन। लेकिन इसका प्रोसेस जो है, इसका प्रोसीजर लिखा हुआ है। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये बिफोर 19th की चीज हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि ये जो इन्होंने करना है दैट हैज टू बी डन बिफोर द 23rd, बिकॉज OIC के सारे मेंबर्स आ रहे हैं पाकिस्तान में। उससे पहले इन्होंने काम करना है। अगर गवर्नमेंट सक्सीड करे या खुदा ना खासा ना भी सक्सीड करे, दोनों केसेस में ये मामला वैसे ही होगा। ठीक है जी। वो बता भी रहे हैं कि शायद मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक में जुम्मे को 18 तारीख को जो है ये इजलास बुला लिया जाए और इस पर काम शुरू हो जाए। हुमायूं साहब, मुझे ये बताइएगा, अब चूंकि हमने ज़रा इसको वाइंड अप करना है, तो एक जो आपने बात की कि ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना चूंकि कम टाइम है तो अपोजिशन क्यों इतनी डेस्परेट हो रही है और क्यों जो है इस पर काम किया जा रहा है। बहरहाल उनका आईनी हक है कि वो एहतजाज भी करें या ये तहरीक भी लेकर आएँ, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें बैरूनी क़ुव्वतें भी मुलव्वस हैं और हमारे पास जो है इसके सबूत भी हैं जो वक्त आने पर हम ला भी सकते हैं, तो ये इसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए जी, अभी जो पाकिस्तान के हालात हैं हम पिछले देख रहे हैं 5-6 महीने से, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर चेंजेस हो रही हैं, और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो पोस्चरिंग हुई है फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से देखा जाए, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें इंडिया को देखा जाए, अफगानिस्तान को देखा जाए, ईरान के साथ जो है टॉक्स हो रही हैं, उसके अलावा फिर हमारा जो पिछले चंद सालों से बल्कि हमारा जो चाइना की तरफ रुझान बहुत ज्यादा था, या लुकिंग टुवर्ड्स ईस्ट की था, तो उसमें बहुत सारे ममालिक थे ऐसे जिनका यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं, और हमने देखा हुआ है कि मतलब पर्टिकुलरली अगर आप उसमें, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं वेस्टर्न कंट्रीज को भी अगर देख लिया जाए, उनमें से कुछ जो हैं बड़ी पावर्स, वो रिजीम चेंज के ऊपर बहुत सारे मुल्कों में काम कर चुकी हैं और होता भी रहा है। तो अब अगर गवर्नमेंट के पास कोई सबूत है तो मेरा ख्याल है किसी वक्त गवर्नमेंट जो है वो उसको मंजर आम पे लाएगी, तो ये उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन अगर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इसका एनालिसिस किया जाए और इसकी थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी को देखा जाए, तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट जो है अगर वो ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रही है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, तो उसको कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जो अगर वो उनके मकासद हासिल करने के लिए उसको चेंज करने की, रिजीम चेंज करने की कोशिश तो हमने बहुत सारे ममालिक में देखी है। बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि ये हो रहा है, और अगर गवर्नमेंट ये कह रही है तो वो उसको फिर प्रूफ भी करना होगा, तो हमें देखना होगा कि वो किस तरह प्रूफ करेगी आइंदा। वो तो मेल मुलाकातों के इशारे भी दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी मुलाकातें फॉरेनर्स की हो रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से भी बात हो रही है, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी बात हो रही है। मेरा ख्याल है मुलाकातें जो हैं वो अगर देखा जाए, जैसा अभी हम कह रहे थे कि अपोजिशन का हक है मिलना, तो मुलाकातों के अंदर भी कोई जो है वो नहीं हो सकता। मुलाकातें होती रहती हैं फॉरेन डिग्नेटरीज की और आपस में अपोजिशन के लीडर्स के मुख्तलिफ में,
लेकिन अब हमने ये देखना है कि ये वो मौका क्या है, हालात क्या है इस वक्त दुनिया के अंदर, और इस वक्त जो गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी स्टांस ले रही है बहुत सारी चीजों के ऊपर, तो यकीनन इसके पीछे जो है कोई ऐसी हिकमत अमली भी नजर आ रही है कि इस हुकूमत को वीक किया जाए ताकि वो स्टांस ना लिए जाए। ठीक है, मुझे लास्टली ये बता दीजिएगा बैरिस्टर साहब, ओवरऑल सारी सिचुएशन जो है इस पर आपका एनालिसिस क्या है, किस हद तक गवर्नमेंट जो है इसको कंट्रोल कर सकती है? नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से तो वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये तो फेल हो जाएगी, ये नाकाम हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो अब पंजाब की सूरत हाल जो सर उठा रही है, वहाँ पर जो मामलात हैं वो कोई इतने बेहतर नज़र नहीं आते हैं। फिर अलीम खान साहब जो है वो नून लीग की तरफ थोड़ा इस वक्त उनका टिल्ट हमें नज़र आ रहा है, काफ लीग भी कोई इतना वाजे जवाब नहीं दे रही है, तो क्या वहां पर मुश्किल होगी इसके बाद? आपने भी देखा कि पीएसएल टूर्नामेंट हुआ था जी, में शुरू में ग्रुप मैचेस होते हैं, फिर प्लेऑफ्स होते हैं और फिर फाइनल्स होते हैं। इस वक्त सियासत के प्लेऑफ्स हो रहे हैं, जिसको हम सेमीफाइनल से क्वार्टर फाइनल कहते हैं, और उसके बाद ये एक फाइनल है। ये दो नैरेटिव क्या है? अब मैं इसकी पॉलिटिकल साइड देखूँ तो कानूनी साइड को तो मैंने भी और हमारे साथ स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। अब इसकी पॉलिटिकल साइड और सियासत है, तो सियासत करना एक सियासतदान का बुनियादी काम है, मतलब वो सियासत से रिजाइल नहीं कर सकता। इमरान खान साहब का भी हक है और ऑपोजिशन लेड बाय शहबाज शरीफ साहब उसका भी हक है। इसको पीडीएम जो है वो मौलाना फजल रहमान का भी करे। दोनों अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं और दोनों अपनी अपनी सियासत को डिफरेंट टाइम कर रहे हैं। उसकी बड़ी बुनियादी वजह है इलेक्शन ईयर है। इमरान खान साहब जो कर रहे हैं उसका जो नैरेटिव है वो ये है, जनाब हमने ऑपोजिशन पर पैर रखा, ये सारे का सारा काम हमारे। ठीक है नाज़रीन, पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से अभी भी बातें हो रही हैं। अभी तक सिचुएशन जो है उस वक्त तक क्लियर नहीं होगी जब तक आखिरी दिन नहीं आ जाएगा और वोटिंग जो है वो शुरू नहीं होगी, तब तक जो है वो कुछ भी अभी कहना जो है कबल इस वक्त है। लेकिन जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके हवाले से हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं, आपको आगाह भी कर रहे हैं। एक अपने अगले सेगमेंट में एक और टॉपिक हमारे पास है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के हवाले से। हर 2-3 साल के बाद इस पर या 2 साल के बाद आप ये कह लें कि डिबेट होती है और बड़ी ज़ोर शोर से बहस होने लगती है पाकिस्तान में। अभी कुछ माह पहले भी जो है इस पर बड़ी ज़ोर शोर से बहस हुई और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी आपने देखे। आज भी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा सदारती निज़ाम के हवाले से ही बात कर लें, लेकिन इससे पहले ये वजह ज़रूरी है कि इस वक्त जो ऑनगोइंग पॉलिटिकल सिचुएशन है इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ओवरऑल हम चाह रहे हैं कि इसके हवाले से बात करें कि इसमें आवाम के लिए कितना फ़ायदा है और कितनी कबाहतें हो सकती हैं सदारती निज़ाम में, और जो हमारा इस वक्त पार्लिमानी निज़ाम है वो कहाँ पर खड़ा है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हफीज़ चौधरी साहब, और हफीज़ चौधरी साहब जो हैं फाउंडर ऑफ विजन फॉर पाकिस्तान हैं, अमेरिका में ये काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हफीज़ चौधरी साहब आपका सर हमें वक्त देने के लिए। और कुछ ऑनलाइन सर्वेस भी जो हैं हफीज़ साहब वो करवा रहे हैं जिसमें लोग वोटिंग कर रहे हैं, बैरून मुल्क में रहने वाले लोग जो हैं वो सदारती निज़ाम के हवाले से। सर मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिएगा कि पार्लिमानी निज़ाम में क्या कबाहतें हैं, कहाँ कमज़ोरियाँ आपको नज़र आती हैं जिसकी वजह से आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होना चाहिए, या यही हमारे मसाइल का बेहतरीन हल हो सकता है? क्यों आप इस पे काम कर रहे हैं? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्लिमानी निज़ाम की जो कबाहतें हैं वो तो अब खुल के सामने आ गई हैं। आप देख लें कि पिछले जो 77 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं तो कोई भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं दे सका ये निज़ाम। और अब जो हालिया जो 3-4 इलेक्शन पिछले हुए हैं इनके अंदर जो मिनॉरिटी रूल रहा है कि 22 से लेकर 30% तक जो भी पॉलिटिकल पार्टी वोट लेती है वो रूल करती है, जो कि आइन के आर्टिकल 2A के ख़िलाफ़ है, जिसमें जो चोज़न रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो उसमें जो डेमोक्रेसी की रूह के ये ख़िलाफ़ है। उसके अलावा इस निज़ाम के अंदर आप देखें कि हम एग्जेक्टिव लेजिस्लेटिव को इलेक्ट करते हैं और वही आपके एग्जेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है। तो लोगों को जो मौका नहीं मिलता कि इस बंदे के अंदर या इस बंदी के अंदर जो सलाहियत है वो लेजिस्लेशन की है या एग्जेक्टिव की है। ठीक है। तो इसके बाद हमारा कंट्री जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो 5-6 ज़ुबान बोलने वाले मुख्तलिफ
रीजन हैं, जैसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर। तो और उसके अलावा हमारी जो रिलीजियस जो इसके अंदर जो पोलराइजेशन है, ये वो चीज़ें हैं जो मज़ीद ख़राबियाँ पैदा कर रही हैं। ये उन कंट्रीज़ के लिए ठीक है पार्लिमानी सिस्टम जहाँ बाय एंड लार्ज एक रेस के लोग हों, एक लैंग्वेज के लोग हों, वहाँ ये कामयाब हैं और हो भी सकता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये नाकाम हुआ है। और इसके अंदर और आप चीज़ें देख लें कि जो हमारे लेजिस्लेटिव हैं वो कोई 20% के करीब इलेक्टेड नहीं है, वो सिलेक्टेड हैं, जो स्पेशल सीटें हैं कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में। वो भी एक अनफेयर है, वो भी आइन के आर्टिकल 2A के ख़िलाफ़ है। और फिर इसके अंदर जो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्ट होते हैं वो आप देख लें, जो तमाशा अभी मुल्क में लगा हुआ है कि वो सोल्ड आउट हो जाते हैं और फिर ये हॉर्स ट्रेडिंग होती है। बिल्कुल। तो मुल्क में एक्चुअली अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो मेरे नज़दीक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी। ठीक है, आई बिलीव ऑन दैट। और ना ही सोशल स्टेबिलिटी आएगी। ये पहले आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, फिर इकोनॉमिकल आएगी, फिर उसके साथ सोशल। जब मैं कहता हूँ सोशल स्टेबिलिटी तो उससे मुराद ये है कि लोगों के अंदर सच और झूठ को परखने का और उसका साथ देने का तमीज़ जो है ना, वो उस वक्त तक पैदा नहीं होगी जब तक लोग पेट भर के अपना रोटी नहीं खाएंगे और उनकी जॉब्स नहीं होंगी और वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे। चलिए, ये तो आपका थीसिस है जिसकी वजह से आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सदारत निज़ाम होना चाहिए। आप और जितने लोग आपके हम ख्याल हैं वो ये समझते हैं। तो इसका तरीक़ाकार क्या हो सकता है? ये एक डॉक्यूमेंट है जो इस वक्त मेरे पास है, इसमें तो आपने पूरा स्ट्रक्चर भी इसका लिखा कि क्या हो सकता है, इस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा सा इसका क्विकली तरीक़ाकार बता दें कि कैसे हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। पहले तो ये बात क्लियर कर लें कि जो हमारा बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो करारदाद मकासद है, उसके अंदर कोई ममानियत नहीं है कि ये सदारती होगा या पार्लिमानी होगा। ठीक है। अगर इसके बाद अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो वो मेरे नज़दीक कंट्राडिक्ट कर रही है बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके। तो इसलिए ये बहस के जी इस आइन को तब्दील करने के लिए इसके अंदर तरीका दिया हुआ है और वो तरीका है कि 2/3 मेजॉरिटी से अगर पार्लियामेंट चाहे। तो इसमें ख़ास तौर पर अगर हमने सदारती निज़ाम लाना है तो पहले इसको कोई पार्टी अपना अवाम के सामने लेके जाएगी कि ये एक निज़ाम हम लाना चाहते हैं। कोई भी पार्टी हो सकती है, कोई भी पार्टी हो सकती है, मैनिफेस्टो में शामिल कर सकते हैं, मैनिफेस्टो में शामिल करके जो 23 का इलेक्शन है उसमें जा सकती है। ओके। और इसमें तमाम पार्टीज का कंसेंसस जरूरी नहीं होता। नहीं, कोई भी पार्टी, लेट्स से कि पीटीआई चले जाती है, ठीक है, इमरान खान चले जाते हैं अगले इलेक्शन में कि जी ये निज़ाम फेल हो चुका है और मैं आइंदा के लिए ये निज़ाम सजेस्ट कर रहा हूँ, मुझे 2/3 दो। तो 18वीं तरमीम के बाद सदर के पास तो वो उतने इख्तियारात भी नहीं है, फिर वहाँ पर भी तब्दीली होगी, तरमीम वहाँ पर भी की जाएगी। वो फिर जो नया ड्राफ्ट बनेगा ना 23rd की असेंबली में जो अप्रूव होगा उसके अंदर सारी डिटेल्स होंगी कि उसमें फिर सदर जो है वो एग्जीक्यूटिव होगा मुल्क का और गवर्नर सूबों में होंगे और ज़िले में डिस्ट्रिक्ट मेयर होंगे। ठीक है। और आपकी सेनेट होगी और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ होंगी। तो इसका जो आपने बात पूछी कि ये पाकिस्तान के अंदर, मैंने इसके ऊपर काफ़ी गौर खौज के बाद ये एक फार्मूला दिया है। ये एक ड्राफ्ट है, इसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो जैसे आप कॉमन सेंस से सोचें कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 40 साल में जो 8-9 पार्टियां हैं जो कौमी असम्बली में जाती हैं, 3 पार्टियां अब ऐसी हैं जो फेडरल गवर्नमेंट बना चुकी हैं। तो अगर आप उन 8-9 पार्टियों को ले लें और साथ कुछ और भी शामिल कर लें तो 12 या 14 पार्टियों का एक बैलेट पेपर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से 1 साल पहले वो फैसला करेगा कि ये पार्टियां हिस्सा लेंगी। ठीक है। और बाकी पार्टियां जो हैं वो उससे आउट हो जाएंगी। ओके। अच्छा, अब वो जो उसके बाद 6 महीने के इलेक्शन से पहले वो उनसे एक इलेक्शन कमीशन लिस्ट नहीं लेगा कि आपका प्रेसिडेंट का पैनल कौन सा होगा।
यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आपके कैबिनेट मेंबर्स, मैंने उसमें 20 फिक्स कर दिए हैं। ना वो 19 हो सकते हैं, ना वो 21 हो सकते हैं। ठीक है। ना इसमें कोई वजीर ममलकत हो सकता है, ना कोई स्पेशल एडवाइजर हो सकता है। ओनली विद प्रेसिडेंट देयर विल बी 20 कैबिनेट मेंबर, 10 ऑन दिस साइड एंड 10 ऑन दिस साइड, और ये हर प्रोविंस से 4-4 होंगे। वो अपना पैनल हर पार्टी देगी, जो वो 12 की जो लिस्ट है जो बैलेट पेपर की होगी, जो भी उसमें हिस्सा लेने चाहेंगे। दूसरा, इसी तरह वो लिस्ट देंगे एक गवर्नर के लिए हर सूबे में, जिसमें वो 10 मिनिस्टर के नाम देंगे, और इसी तरह वो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक लिस्ट देंगे जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर और 5 कमिश्नर होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको रोकती हूँ, हम इसी पे दोबारा बात करेंगे। अभी मुझे कहनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर जो है वो डिबेट करेंगे। जो बाकी हमारे एनालिस्ट हैं उनको भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। सिर्फ 1.5 लाख रुपए से बुकिंग और बहाना किस्त सिर्फ 9,500 रुपए से। Welcome to the new home of Lahore Qalandars, Marina Sports City. 042 111 333 987। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد सिर्फ 1.5 लाख रुपए से बुकिंग और बहाना किस्त सिर्फ 9,500 रुपए से। Marina Sports City. मज़ीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए।
वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हवाले से। हफीज़ चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर अहमद पंसोता और हुमायूं खान साहब मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, आपकी तरफ मैं जाऊंगी, पहले मेरे सवाल सुन लीजिएगा, उसको बेशक बाद में रिस्पॉन्ड कर दें कि क्या आईनी और कानूनी तरीक़ाकार है, कौन कौन सी क्लॉजेस ऐसी हैं जो इस तरीक़ाकार को, ये इस निज़ाम को जो है वो जस्टिफाई करती हैं, ये आप हमें बता दीजिएगा। और जो सवाल आप हफीज़ साहब से करना चाहते हैं, पहले आप अपना सवाल कर लीजिए, इसको बाद में रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। देखिए जी, पहली तो बात ये है कि जो हफीज साहब एक बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अगर है तो वो मुतसादिम है आर्टिकल 2A से, तो उससे मैं बड़े एहतराम से डिसएग्री करूंगा, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आइन की तशरीह की पावर भी है, नंबर 1, एंड नंबर 2 जो जजमेंट है वो 17 मेंबर बेंच की जजमेंट है मिलिट्री कोर्ट्स की। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये होल्ड किया है जिसको हम कहते हैं सेलिएंट फीचर थ्योरी या बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। वो ये कहते हैं कि कोई भी हुकूमत आइन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती या सेलिएंट फीचर्स जो है। अब सेलिएंट फीचर्स में क्या है, जुडिशरी है, फौज है, मुकन्ना है, पार्लियामेंट है, सारा ये निजाम नहीं बदल सकते। अगर किसी ने ये निजाम बदलना है तो वो पहले कानून साज असेंबली बनेगी, जिसको हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। वो असेंबली आके अपना मंशूर सामने रखेगी और उसको चेंज करेगी। एंड वंस दैट इज डन, जिस तरह 1956 पाकिस्तान में हुआ था, वंस दैट इज डन, फिर एक दोबारा गवर्नमेंट आएगी और वो आके उस मंशूर को इम्प्लीमेंट करेगी। सो इट्स नॉट अ वेरी सिंपल प्रोसेस। अभी ऑफ लेट रिसेंटली लाहौर हाईकोर्ट ने भी ये जजमेंट एक दी है, उसमें उन्होंने इसी चीज को एंडोर्स किया है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है वो पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं जहाँ दुनिया में प्रैक्टिस हो रही है। दुनिया के बेशतर ममालिक में दिस इज कॉल्ड द वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी, जो हमारी इंग्लिश डेमोक्रेसी है। लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान में इस सिस्टम के अंदर इसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा। इस सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ हर चीज का जवाब यह है कि निजाम बदल दें, निजाम बदल दें, फौज बदल दें, पुलिस बदल दें। असल मसला ये है कि इस सिस्टम के अंदर की बातें हैं। अब मेरा डॉक्टर साहब से सवाल, सॉरी हफीज साहब से सवाल ये है कि जनाब आपका निजाम तो आप दे रहे हैं, आपका मैं देख रहा था, एटलीस्ट आपकी इस बात को मैं जरूर उसकी तारीफ करूंगा कि आपने ऑन पेपर हमें कुछ चीज प्रोवाइड की है। लेकिन आप इस चीज का मुआवजा भी आपने किया है कि नहीं किया कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम फेल क्यों हुआ है? क्या उस निजाम में प्रॉब्लम है कि या पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम है कि उसको प्रैक्टिस सही नहीं किया जा रहा? जी हफीज साहब, पहले जो आपने कहा, पहले आपकी एक्सप्लेनेशन थी पंसोटा साहब, उसमें आपने खुद ही जवाब दे दिया जी कि आप जो इसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के 17 मेंबर बेंच की जो जजमेंट है कि पार्लिमानी सिस्टम होगा, लेकिन फिर आपने खुद ही कह दिया कि अगर एक कानून साज असेंबली इसको बदल दे तो वो बदल सकती है। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि एक कानून साज असेंबली आएगी नई, वो हो सकता है 23 की हो। तो आया वो कानून साज असेंबली के लिए मेरा आपसे ये एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कोई ऑर्डिनेंस आएगा, उसको कोई नाम दिया जाएगा, या वो खुद ही बन जाएगी कि एक पार्टी एक स्लोगन लेके आती है कि मैं हम सुधारती निजाम लाना चाहते हैं, तो दैट्स कंसिडर टू बी कानून असेंबली? इसे क्विकली रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा बैरिस्टर साहब, वक्त बहुत कम है, मुझे हुमायूं साहब की तरफ भी जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है कि कंसेंसस आएगा, एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, एक ओवरऑल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये कंसेंसस आएगा कि निजाम की तब्दीली के ऊपर हम एग्री हैं और हम कंसेंट करते हैं। उस पर फिर सिर्फ उस हद तक वोट दिया जाएगा, फिर एटलीस्ट उसके अंदर ये नजर आएगा कि अवाम ने इस निजाम को चेंज करने के लिए वोट दिया। ये बात बिल्कुल इस तरह की दुरुस्त है, ऑर्डिनेंस वगैरह की जरूरत नहीं। ठीक है हुमायूं खान साहब, हुमायूं साहब मुझे वक्त खत्म हो रहा है, आप इस सारी डिबेट में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? आप क्या आप भी ये समझते हैं कि ये निज़ाम जो है ये बेहतर है हमारे लिए, जो हमारा पार्लिमानी निज़ाम जो चल रहा है, या फिर पहले उसमें कुछ तब्दीलियां करके उसमें सही इम्प्लीमेंटेशन करके उस पर काम किया जा सकता है? क्या समझते हैं आप? मेरा ख्याल है थियोरेटिकली तो देखें, दोनों निज़ाम जो है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो है वो भी दुनिया में बड़ी सक्सेसफुली चल रही है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जिसमें अमेरिका है, मेक्सिको है, फिलीपींस है, कुछ और मुल्क हैं, अमेरिका बेसिकली दी ओरिजिनेटर ही है इसका। तो अब जो मसला है हमारा ये है, और ये इसकी बहस छिड़ती उस वक्त है कि जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं या जो भी लोग होते हैं, या तो पूरे ही उनके पास मैंडेट नहीं होता बहुत सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने का, तो उसके तनाजुर में निकलता है कि अगर इस हुकूमत के पास या इस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के पास पावर्स होती हैं हर चीज करने की, तो शायद ये बहुत बेहतर कर जाता और डिलीवरी हो जाती। असल में मसला मेरा